हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक होगा जेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटस। तो पहले हम लोग जानते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटस होता क्या है। तो ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ग्लूकोज इंटॉलरेंस डेवलप होता है फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के समय अगर हमारा बॉडी की जो एबिलिटी होती है ग्लूकोज प्रोसेस करने की, ग्लूकोज का यूटिलाइज करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, उस वजह से हाइपरग्लाइसीमिया नजर आता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटस। सो ग्लूकोज इंटॉलरेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर ग्लूकोज इंटॉलरेंस डेवलप हो रहा है, और इसका कारण क्या है? कारण बेसिकली ये है कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से क्या होता है कि इंसुलिन का जो सेल्स का जो रिस्पॉन्स है इंसुलिन के लिए वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देयर इज अ डिक्रीज रिस्पॉन्स टू नॉर्मल सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाता है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो उस वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर प्रेग्नेंट लेडी में जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप हो। सर्टेन रिस्क फैक्टर होते हैं जो हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, जहां पे जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिसके दौरान प्रेगनेंसी में अगर वो रिस्क फैक्टर हैं तो उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर्स फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटस। पहला रिस्क फैक्टर अगर ओबेसिटी है, मतलब वजन बहुत ज्यादा है, प्रेग्नेंट हो गए आप और आपका जो वजन है, जो लेडी है उनका वजन क्या है, ज्यादा है, जो महिला है उसका वजन ज्यादा है, और उसको बोलते हैं ओबेसिटी, मोटापा, है ना। मोटापा में क्या होता है कि जो हमारा बीएमआई है वो बढ़ जाता है, बॉडी मास इंडेक्स। तो जिनका बॉडी मास इंडेक्स 29.9 केजी पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, ओबीस कैटेगरी में। तो अगर प्रेगनेंसी हुई है और आप मोटापा का शिकार हैं और उस लेडी में जो जेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटस होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। दूसरा रिस्क फैक्टर क्या है, हाई मैटरनल एज। अगर आपने कंसीव किया, आप प्रेग्नेंट हुए हायर एज में, आपका एज जो है वो 27 साल 28 साल से ज्यादा है, तो 28 साल से अगर ज्यादा आपका एज है तो उस केस में जेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटस होने का रिस्क क्या है, ज्यादा है। ग्लूकोज इंटॉलरेंस डेवलप करने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो ये ध्यान में रखना है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ध्यान में रखना है वो है आपका हिस्ट्री। अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है, अगर उनमें ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस प्रेजेंट है, अगर वैसा हिस्ट्री है, तो उस हिस्ट्री अगर आपका फैमिली में आपके माता पिता को या आपके भाई बहन को किसी को डायबिटीज का ऑलरेडी पहले से मौजूद है डायबिटीज, तो उस केस में भी आपका जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस क्या है, ज्यादा होंगे। ओके, तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज होने का रिस्क उस केस में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये भी एक फैक्टर है। थर्ड फैक्टर यही हो गया, हैविंग हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मिलाइटस इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। तो अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी के अंदर में, अगर किसी के आपके माता पिता या आपके भाई बहन उनमें किसी को डायबिटीज है, तो उसमें अगर प्रेगनेंसी हो रही है आपको, तो ये हो सकता है कि आप जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप कर जाए। ओके, उसके बाद जो फोर्थ फैक्टर है जो ध्यान में रखना है वो है, अगर कोई हिस्ट्री हो
पिछला प्रेगनेंसी जो प्रीवियस प्रेगनेंसी हुई है उसमें अगर ऐसा कोई हिस्ट्री हो कि स्टिल बर्थ हुआ, मतलब बच्चा हुआ लेकिन बच्चा जो है मृत पाया गया, वो बर्थ के समय जब निकाला गया तो स्टिल बर्थ उसी को बोलते हैं कि मदर के वूम्ब के अंदर में ही वो क्या हो गया, उसका डेथ हो गया। तो अगर स्टिल बर्थ का कोई ऐसा पहले हिस्ट्री रहा हो या पिछला बच्चा का जो वजन है उसका वजन काफी ज्यादा हो, जैसे 4 kg या 4 kg से ज्यादा रहा हो, तो उस केस में भी जेस्टेशनल डायबिटीज का चांसेस हो सकता है। तो हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्टिल बर्थ और मैक्रोसोमिया इन प्रीवियस प्रेगनेंसी। मैक्रोसोमिया क्या होता है कि जहाँ पे बच्चा का जो साइज होता है, जो वो नॉर्मल जितना साइज होना चाहिए उससे ज्यादा बड़ा साइज का होता है बच्चे का बर्थ के समय, उनका जो साथ ही साथ उसका वजन जो होता है बच्चे का मैक्रोसोमिया में 4 kg या 4 kg से ज्यादा होता है ना, वो उसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में माइक्रोसोमिया। मतलब जब बच्चे का वजन 4 kg या 4 kg से ज्यादा हो और प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर ऐसा हिस्ट्री रहा हो तो चांसेस है कि जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है। तो ये आपका रिस्क फैक्टर है, और ये कोई भी कंडीशन, कोई भी, ये सब जितने भी मैंने 4 रिस्क फैक्टर बताए, अगर कोई भी रिस्क फैक्टर किसी में मौजूद है तो उनको जरूर जेस्टेशनल डायबिटीज का टेस्ट करवाना चाहिए, जेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटस का स्क्रीनिंग कराना चाहिए। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कब स्क्रीनिंग कराना चाहिए, है ना, स्क्रीनिंग कब होना चाहिए। तो बेसिकली स्क्रीनिंग ये याद रखना है, स्क्रीनिंग जनरली 24th to 28th वीक, मतलब 24वां से 28वां वीक ऑफ जेस्टेशन में कराया जाता है। और ये कैसे कराया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसका तरीका है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। तो इसमें 2 पार्ट है ना। पहले क्या किया जाता है कि फीमेल लेडी को जो प्रेग्नेंट है उनको बुलाया जाता है और उनको कोई भी नॉर्मली फास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही बुलाया जाता है रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेंडियल स्टेटस, क्या खाया है क्या नहीं खाया है, कब खाया है, उसका कोई इसमें रोल नहीं रहता है। और उनको बुलाया जाता है और उसको 50 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है। 50 ग्राम ग्लूकोज 300 ml पानी में दिया जाता है। 300 ml डिस्टिल वाटर में 50 ग्राम ग्लूकोज घोल के दिया जाता है और 5 मिनट के अंदर उनको पीने को कहा जाता है। पीने के बाद अब उनको बोला जाता है 1 घंटे, पीने के 1 घंटे के बाद उनका प्लाज्मा ग्लूकोज हम लोग एस्टिमेट करते हैं। तो पीने के 1 आवर के बाद, 1 आवर आफ्टर कंजम्पशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, उनको क्या दिया जाता है, उनका फिर हम लोग 1 घंटे के बाद ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद प्लाज्मा उससे निकाला जाता है। प्लाज्मा में फिर ग्लूकोज जांच किया जाता है। अगर प्लाज्मा में 1 घंटे के बाद, मतलब 50 ग्राम ग्लूकोज पिलाने के 1 घंटे के बाद 300 ml पानी में उसको घोल के पिलाया जाता है। उसके 1 घंटे के बाद हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसमें ग्लूकोज की मात्रा देखते हैं। तो प्लाज्मा सैंपल में अगर ग्लूकोज की मात्रा 140 mg या 140 mg से ज्यादा आ गया, है ना, 140 से 140 mg पर dl से ज्यादा आ गया, तो उसको बोल सकते हैं कि देयर इज अ रिस्क, उसमें ये चांस है कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप कर सकती है ना। तो वो एक हम लोग को पता चल जाता है कि जो कंफर्मेटरी टेस्ट से पहले हम लोग एक ऐसा जांच कर लेते हैं जिसमें खान पान पे कोई रोक नहीं होता है। कभी भी आप आकर सैंपल दे सकते हैं, आपको कभी भी आ सकते हैं आप लैब के अंदर, उसमें 50 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है 300 ml पानी में घोलकर, और उसमें देखा जाता है कि 1 घंटे के बाद, पीने के 1 घंटे के बाद जो घुला हुआ ग्लूकोज है पानी में, उसको पीने के 1 घंटे के बाद आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, टेक्निकली प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल कितना है। अगर 140 से 140 से ज्यादा है तो मतलब आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है, वो प्रेग्नेंट लेडी को जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है। तो फर्दर वो कंफर्म करने के लिए एक और जांच करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग उसको पेशेंट को बोलते हैं, अगर जिसका 140 से 140 के ऊपर है,
जिसका 140 के नीचे है तो वो उसमें उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप नहीं करेगी, तो उसमें आगे जांच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर 140 से 140 mg पर DL से ज़्यादा है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज को कंफर्म करने के लिए उसको हम लोग फिर बोलते हैं कि आप अगला दिन आइए, और उनको बोला जाता है कम से कम 10 से 14 घंटे फास्टिंग करके आइए, है ना। फास्टिंग मतलब कि कुछ खाना नहीं है, केवल पानी के अलावा और कुछ आप नहीं ले सकते। 10 से 14 घंटे आइए फास्टिंग करके, अर्ली मॉर्निंग आइए, रात में आप 9 बजे डिनर कर लीजिए और सुबह में आप 7 बजे 8 बजे 9 बजे के करीब आप आ सकते हैं, है ना। कम से कम 10 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए। तो 10 घंटे के बाद अगर आता है पेशेंट लैब के अंदर में, तो पहले हम लोग उसका ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं फास्टिंग सैंपल, है ना, फास्टिंग सैंपल। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मा ग्लूकोज जो है वो चेक करते हैं, प्लाज्मा ग्लूकोज की मात्रा कितनी है वो चेक करते हैं, तो फास्टिंग सैंपल, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। फिर क्या करते हैं कि उसको हम लोग 100 ग्राम, अब फास्टिंग सैंपल देने के बाद उसको 100 ग्राम हम लोग क्या पिलाते हैं, ग्लूकोज दिया जाता है। 100 ग्राम हम लोग ग्लूकोज देते हैं, 100 ग्राम ग्लूकोज 300 ml पानी में डिजॉल्व करते हैं, 300 ml वाटर। अब फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक एक घंटे के अंतराल पे, मतलब पीने के 1 घंटे के बाद एक एक घंटे के अंतराल पे हम लोग फर्दर 3 सैंपल कलेक्ट करते हैं, एक एक घंटे के अंतराल पे। सपोज आपने वो 10 बजे वो आई फास्टिंग सैंपल कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, 100 ग्राम ग्लूकोज देंगे 300 ml पानी में। 10 बजे उसने पी लिया तो अगला सैंपल आप कब कलेक्ट करोगे, 11 बजे, फिर 12 बजे एक सैंपल, फिर 1 बजे एक सैंपल, तो 3 सैंपल ऐसा आप हम लोग को कलेक्ट करना होता है। तो हम लोग देखते क्या है, तो अब इसको जो रिपोर्ट आएगा, ब्लड सैंपल आपने कलेक्ट कर लिया तो उसमें ग्लूकोज का जांच करेंगे। तो एक हो गया आपका फास्टिंग सैंपल। फास्टिंग सैंपल में, प्लाज्मा सैंपल में अगर ग्लूकोज की मात्रा सपोज 95 या 95 mg से ज़्यादा है, 1 आवर जो सैंपल है, 1 आवर मतलब 100 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद और 1 घंटे के बाद आपने जब कलेक्ट किया, अगर 1 आवर सैंपल आपका उस केस में 180 mg पर DL या 180 mg पर DL से ज़्यादा, 2 आवर सैंपल जो है वो जो ग्लूकोज की मात्रा वहाँ पे 2 आवर्स में अगर वो 140 155 या 155 से ज़्यादा, 155 या 155 से ज़्यादा, और 3 आवर जो सैंपल है वो 140 या 140 से ज़्यादा। इसमें से कोई भी 2 क्राइटेरिया, अगर 2 क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहा है, कोई भी 2, ऐसा नहीं कि सब होना चाहिए, कोई भी 2, अगर सपोज फास्टिंग उसका 95 या 95 से ज़्यादा है, 1 आवर 180 या 180 से ज़्यादा, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो गया। तो कोई भी 2 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, इसमें से कम 2 क्राइटेरिया होना चाहिए, और 2 क्राइटेरिया आप इसमें से ले सकते हैं और वो कंफर्म हो जाएगा कि उसको जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ। तो ये हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान जहाँ पे जेस्टेशनल डायबिटीज का अगर कंफर्मेशन करना हो तो वहाँ पे हम लोग 100 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है 300 ml पानी में डिजॉल्व करके, और फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले फास्टिंग में पेशेंट आता है, फिर 100 ग्राम देते हैं, फिर उसको एक एक घंटे के अंतराल पे 3 सैंपल कलेक्ट करते हैं और एक फास्टिंग सैंपल शुरू में कलेक्ट कर देते हैं। तो उसमें से कोई भी, ये जो क्राइटेरिया 4 सैंपल है हमारे पास, 4 में से कोई भी 2 सैंपल में अगर ऐसा रीडिंग आता है, इसमें से कोई भी 2 में एबनॉर्मल रीडिंग है, ये सब एबनॉर्मल रीडिंग, इसमें से कोई 2 में भी अगर वैसा एबनॉर्मल रीडिंग आ जा रहा है, कोई भी 2, जितने भी हम लोग 4 सैंपल में कोई 2 में ऐसा आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि शी इज सफरिंग फ्रॉम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ओके, सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि क्राइटेरिया क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट रिस्क फैक्टर फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज, और इसका स्क्रीनिंग कराना जरूरी है क्योंकि न्यूबॉर्न कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी में बिकॉज ऑफ दिस जेस्टेशनल डायबिटीज। ओके, और उस केस में आपको ये ध्यान देना है क्योंकि न्यूबॉर्न के ऊपर बहुत सारे प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के भी चांसेस हो सकते हैं, मिसकैरेज भी हो सकता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की वजह से। तो उसको ध्यान में रखते हुए जरूर 24th से 28th वीक
के पीरियड के दौरान, जेस्टेशन पीरियड के दौरान जरूर हम लोग को जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस का स्क्रीनिंग जरूर कराना चाहिए, स्पेशली जहाँ पे रिस्क फैक्टर हाई हो उस लेडीज में जरूर कराना चाहिए. सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट. सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग.